स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को जिले में होगा योग अभ्यास। जिला मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया जाएगा योगाभ्यास। विस्फोट की घटनाएं टालने अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जबलपुर संभाग के तमाम अधिकारी हुए शामिल। नक्सली समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भेजा शासन को प्रस्ताव। नक्सली क्षेत्र के योग्य युवाओं की पुलिस में की जाए भर्ती। खैरी विस्फोट कांड में घायल सोनिया हुई स्वस्थ। 13 दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। बस स्टैंड में 16 दिन से बंद पड़ा है सीमेंटीकरण का कार्य, यात्रियों को हो रही परेशानी। मामूली विवाद पर एक व्यक्ति ने पड़ोसी को किया घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। और हाईटेक जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्या। और अब समाचार विस्तार से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। बुधवार की सुबह विश्व के 100 से अधिक देशों में योग अभ्यास किया जाएगा। जिले के भी सभी स्कूलों में यह योग अभ्यास किया जाएगा। इस योग अभ्यास में कक्षा 7वीं और उससे उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी और नागरिक शामिल होंगे। जिला मुख्यालय में योग दिवस का प्रमुख आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में किया जाएगा। इस योग दिवस के संबंध में कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि 21 जून को सुबह 6:15 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 6:30 बजे अतिथियों का आगमन होगा। 6:45 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा और 7:30 बजे तक योग क्रियाएं संपन्न होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर साल की तरह इस साल भी उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। लगातार सामाजिक संगठन और योग से जुड़ी हुई संस्थाओं के साथ बैठक, चर्चा, तैयारी हो गई है। 21 जून को प्रातः 6:15 बजे से योग दिवस का कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम SDMs ने तय किए हैं। वहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जो स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं 7वीं से 12वीं तक कक्षाओं के, उनकी उपस्थिति में, उनकी भागीदारी में होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम बालाघाट में उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में होगा। 6:15 बजे सब लोगों को पहुँचना है और 6:30 बजे से जो अतिथिगण रहेंगे वो आ जाएंगे और फिर 6:45 से मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन रहेगा और 7 बजे से फिर योग की क्रियाएं आधा घंटा 7:30 तक रहेंगी। तो इसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। आपके माध्यम से मेरा सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कार्यक्रम में पहुँचें। स्कूल के छात्र छात्राएँ भी पहुँचेंगे, योग से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी पहुँचेंगे। उसके लिए अलग अलग जगहों पर अभ्यास कार्यक्रम भी हो रहे हैं। योग के संबंध में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के आचार्य रागा रूगानंद अवधूत ने पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि योग मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। इसे अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए। शरीर मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है और अंत में हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। और कौन इंसान है इस संसार में जो नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में शांति हो। हर आदमी देखिए आजकल इतना व्यस्त है इस 21वीं सेंचुरी में कि भौतिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वह परेशान है, बदहाल है, परेशान है, बेचैन है और वह शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वह यही समझता है कि ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी संसार में, भौतिक क्षेत्र में भौतिकता की चीज़ मिल जाएगी तो सारा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे उसे अब एहसास हो रहा है कि इससे सारी समस्याओं का निदान नहीं है, समाधान नहीं है, हल नहीं है। तो इसकी तलाश में धीरे धीरे लोगों की रुचि जग रही है। बड़ी खुशी की बात है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कल मनाया जा रहा है उसकी पूर्व संध्या पर हम अपने भाई बहनों को इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन शैली में यह उतारिए, इसको उतारिए। केवल यह चर्चा का विषय न हो। हम लोग एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में जितना भी समय हो, कम से कम मिनिमम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ही आप समय दें। और अच्छा है कि सवेरे शाम दोनों समय आधा घंटा समय दें। तो देखिए इससे आपके अनेक लाभ आपके जीवन में परिलक्षित होने। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर नूतन कला निकेतन में योग अभ्यास की रिहर्सल की गई। यहां कलेक्टर भरत यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने 21 जून को की जाने वाली योग क्रियाओं की रिहर्सल की। इस अवसर पर कलेक्टर भरत यादव ने लोगों से अपील की है कि वे इस योग अभ्यास में अवश्य शामिल हों। मैडम भी यहाँ उपस्थित है। हम ये चाह रहे थे कि आज योग पर वैसे तो अलग अलग विषयों पर कविता होते रहे, लेकिन ये पहली बार बालाघाट के मंच पर
दिवस की पूर्व संध्या पे आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? योग दिवस की आज पूर्व संध्या है। कल सुबह 6 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या भी आज और कल शाम को भी समापन होगा। सभी शहरवासियों से, बालाघाट और जिले वासियों से अपील है कि शहरवासी शहर के जो कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसमें शामिल हों सुबह, और जो सभी ग्रामीण जन है वो अपने अपने ग्राम, जनपद, शहर जहाँ भी उनके कार्यक्रम है उसमें शामिल होकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाएं, पूरे उत्साह से शामिल हों और एक संदेश जाए कि बालाघाट में इतने अच्छे से योग दिवस मनाएं। वहीं भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने भी लोगों से इस योग क्रिया में शामिल होने की बात कही ताकि जीवन निरोगी हो सके। योग दिवस 21 जून को कल मनाया जाना है। इसके लिए अभूतपूर्व तैयारियां जिला प्रशासन के साथ ही सभी आध्यात्मिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर करी। हम यही अपील करेंगे, आज जिस योग संस्कृति के माध्यम से भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उस योग संस्कृति को हम भी अपने जीवन में अपनाएं और जो उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में होने वाले मुख्य आयोजन में पहुंचकर उस योग को जीवन में अपनाएं और अपने काया को निरोग रखें, मन को स्वस्थ रखें। यही अपील हम सबसे करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे लिए इसलिए सौभाग्य का विषय है जो हमारी 5000 वर्ष पुरानी योग संस्कृति, ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा जो कहीं खो गई थी, उसे कहीं ना कहीं वापस लाने का एक प्रयास किया गया है और उसे निश्चित ही पूरे विश्व ने अपनाया है। इसलिए हम सभी भारतवासियों को भी अपने जीवन में योग को अपनाकर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को अपने जीवन में लाना चाहिए और खुश और प्रसन्न रहने के लिए योग करना नित्यांत आवश्यक है। इसलिए जरूर 21 जून को प्रातः 6:30 बजे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आप सभी पहुँचें। हम मिलकर साथ में योग करेंगे और योग का मतलब ही है जोड़ना। इसलिए हम सब योग करके आपस में जुड़ें और हमारी संस्कृति के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हम मिलकर करें। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। हाईटेक जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जोड़ने की अनूठी पहल सर्वर फेल होने की वजह से पूरी न हो सकी। हालांकि आवश्यक प्रक्रिया के तहत आवेदकों के आवेदन के साथ उनके मोबाइल नंबर लिए गए। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत पाथरी के अंतर्गत ग्राम आमाटोला की बैगा महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि उनके ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की दरकार है, लेकिन अब तक प्रशासनिक तौर पर कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं ग्राम में आंगनवाड़ी तक नहीं है। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी। हाँ, ये पाथरी पंचायत के लोग थे जो आमा गाँव के हैं और इनकी कुछ मांग है जिनको हम लोगों ने ध्यान से सुना है। उनके आंगनबाड़ी नहीं है और इसके अलावा कुछ पेयजल की समस्याएं भी वो बता रहे हैं, बिजली की भी समस्या है। इन सारी चीज़ों को हमने नोट कर लिया है और इसको हम लोग इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है उसको आगामी बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे और इसका पूरा फॉलो। ये संज्ञान में आया है मामला, इसको हम लोग गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं इसको और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई। वहीं सरपंच सचिव की कार्यप्रणाली से खफा ग्राम पंचायत मीरकपुर के पंचों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंचों ने बताया कि ग्राम में जो ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया गया है उसके निर्माण में मशीनों का प्रयोग किया गया, साथ ही निर्धारित मापदंडों के तहत सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। पंचों ने सड़क निर्माण की उचित जांच कराए जाने की मांग की है। ये जो ग्रेवल रोड बन रही है उसमें पानी नहीं डाला गया, रोलर नहीं चलाया गया और जो काम है जो मजदूरों से कराना चाहिए मुरम फैलाने का, वो मशीन द्वारा मुरम फैलाया गया। किसके द्वारा? कौन करवा रहा था ये काम? ये सरपंच, उप सरपंच, इंजीनियर, सचिव। कैसे होना चाहिए था काम सर जिस टाइप से एस्टीमेट में है उस हिसाब से काम होना चाहिए। एस्टीमेट में मैंने कल देखा था सर, तो उसमें था पहले मिट्टी, मुरम, उसके बाद में पानी, रोलर और ये फर्स्ट कोट में और सेकंड कोट में भी मतलब सेम प्रक्रिया। हम ये चाहते हैं सर कि इसकी जांच की जाए। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ की थी आप? इसकी शिकायत मैंने 181 पे किया था सर। क्या निर्णय हुआ? तो उसमें इंजीनियर आया था लेकिन मुझे बुलाया नहीं उसने, और मुझे मैसेज आया तो उसमें ये आया कि आपका निराकरण कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सरपंच से आपसी द्वेष होने की वजह से आपने शिकायत की है।
मैंने उसमें कहा सर कि मतलब मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई जो है वो न्याय की लड़ाई है। खैरी विस्फोट कांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को संभाग अधिकारियों की उपस्थिति में अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कलेक्टर भरत यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्फोटक नियंत्रक संगठन के प्रमुख सुबोध शुक्ला अपने प्रमुख सदस्यों के कार्यशाला में शामिल हुए, जिनके द्वारा विस्फोटक अधिनियम की बारीकियों से अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में डीआईजी श्री बरकड़े, एसपी अमित सांघी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम सहित पुलिस और राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संगठन के सदस्यों के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्फोटक अधिनियम संबंधी बारीकियों से अवगत कराया गया। विस्फोटक नियंत्रक के प्रमुख श्री शुक्ला ने कहा कि विस्फोटक संबंधी लाइसेंस की प्रक्रिया 15 जुलाई से ऑनलाइन की जा रही है। इसके पूर्व हमारे सर्वर में तमाम डाटा एंट्री करें। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद विस्फोटक की जानकारी, परिवहन, स्टॉक सहित अन्य अहम जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेंगी। वहीं सेट ऑनलाइन मॉड्यूल से विस्फोटक में बार कोडिंग होगी, जिससे स्कैन करने पर विस्फोटक से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी। श्री शुक्ला ने कहा कि बिना विस्फोटक से विकास संभव नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना। लाइसेंस है, अगर है तो क्या वो लाइसेंस वैलिड है? अगर वैलिड है तो क्या उसकी उतनी कैपेसिटी है? अगर कैपेसिटी है तो क्या उस समय वो रेडीनेस है उसका कि वो एक्सप्लोज रख सके? ये सब क्लोज सर्किट लाइन में रहेगा, लूप लाइन में रहेगा और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और पूरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो फॉर्म जनरेट होगा और जब वो फॉर्म जनरेट होगा तभी वो लाइसेंस वाला उसको एक्सप्लोज दे सकता है और जो खरीदार है वो एक्सप्लोज को ले सकता है। तो ये सब हम ऑनलाइन सिस्टम करने जा रहे हैं। पहले उसका 31 मार्च तक हमने टाइम दिया था कि 31 मार्च तक पूरे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हमारे सर्वर से डाटा एंट्री कर दे, लेकिन क्योंकि पता चला बाद में कई डीएम्स के लेटर आए कि डाटा एंट्री नहीं हो पाई है, तो वो टाइम हमने बढ़ाया है। अभी 15 जुलाई तक वो टाइम है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है 15 जुलाई के पहले आप पूरी डाटा एंट्री कर लीजिए। हमारे सिस्टम में हमारे जो मॉड्यूल बनाया है वो सेट में हम लोग हर एक्सप्लोजिव के ऊपर में नंबरिंग करेंगे, उसमें बार कोडिंग रहेगा। तो उस बार कोडिंग से हमको पूरा जानकारी रहेगा। कहीं पर भी वो एक्सप्लोजिव को स्कैन करेंगे, जैसे कहीं लीगल एक्सप्लोजिव मिल गया उसको स्कैन करेंगे, वो बार कोड से हम पता कर लेंगे कि ये एक्सप्लोजिव का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये एक्सप्लोजिव और कहाँ से पास हुआ है और अल्टीमेटली किसके पास गया है, और वह उससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जो श्री शुक्ला ने कहा कि बिना विस्फोटक से विकास संभव नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए। श्री शुक्ला ने बताया कि जिला स्तर पर केवल 15 किलो विस्फोटक का लाइसेंस डीएम के द्वारा दिया जा सकता है। उनके द्वारा विस्फोटक फैक्ट्री के लेआउट के विषय में पुख्ता जानकारी दी गई। 15 kg मैक्सिमम लिमिट इज 15 kg तक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है। 15 kg के ऊपर पैसों मतलब हम लोग लाइसेंस ग्रांट करते हैं। तो जैसे कई बार देखने को आता है कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। आप लोग कृपया देखिएगा जब भी आप लाइसेंस ग्रांट करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो कि जो लाइसेंस है वो 15 kg तक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। 50 kg से ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं रख सकता, 2 आदमी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर वहाँ कुछ होता है तो मैक्सिमम नुकसान अगर होगा तो 5 kg एक्सप्लोजिव का होगा और मैक्सिमम अगर किसी को कुछ होता है, कुछ इंजरी होती है, कुछ होती है, तो वो 2 आदमी को हो सकती है। कहना है कि वो स्टोरेज अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे एक्सप्लोजिव रूल में प्रोविजन है कि हर 6 महीने के अंदर कम से कम 6 महीने में एक बार पुलिस अथॉरिटी को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एडीएम एसडीएम लेवल तक के ऑफिसर्स को मिनिमम 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करना जरूरी है। दैट इज़ मैंडेटरी अंडर द रूल्स। अब उसमें हमको यही वेरीफाई करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो हमको यही वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या इसने कहीं एक्सप्लोजिव कंपोजिशन ज़्यादा तो नहीं रखा है, क्या हम इसने कहीं जो रॉ मटेरियल है, जैसे आप बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल उसका बहुत ज़्यादा मिला, तो हमको ये भी वेरीफाई करना पड़ता है कि उसका 15 kg का लाइसेंस है तो 15 kg के हिसाब से उसको कितना रॉ मटेरियल लगता है, या उसने एक्सेस रॉ मटेरियल स्टोर करके तो नहीं रखा है, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। इस कार्यशाला के संबंध में कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि खैरी पटाखा विस्फोट जैसी दुर्घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नहीं, बैठक नहीं, ये ट्रेनिंग और एक तरह से कार्यशाला थी
संभाग जबलपुर संभाग के सभी जिलों के यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, लाइसेंस शाखा के और कुछ लाइसेंसी मैगजीन के, पटाखा विनिर्माण के और पटाखा बिक्री में, तो उनकी एक प्रशिक्षण दिया गया कि लाइसेंस कैसे जारी होना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, नियम क्या है, फिर जब नवीनीकरण होना चाहिए तो क्या देखना चाहिए, जब इंस्पेक्शन होना चाहिए तो क्या देखना चाहिए। तो उसमें विस्तृत तौर पे विस्फोटक के जो नियंत्रक हैं, चीफ ज्वाइंट कंट्रोलर हैं, जो जिसको पूरे भारत देश का मुख्यालय नागपुर में है, उसके जो हेड हैं सुपर साहब, वो आए हुए थे, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी बना दिया है जिससे कि ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि कहाँ पे कौन सा लाइसेंस दिया गया, कहाँ पे जो है परिवहन हुआ, क्योंकि ये एक ज़िले का, एक प्रदेश का इशू नहीं रहता है, कच्चा माल कहीं से आता है, कुछ चीज़ कहीं से आती है। तो उसके बारे में विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके, उसके असर को कम से कम किया जा सके, नॉर्म्स का पालन हो सके, इंस्पेक्शन सही से हो, इंस्पेक्शन किस तरह से हो, लाइसेंस कैसे दिया जाना है, क्या नियम है, नवीनीकरण कैसे दिया जाना है, क्या। तो इसमें सभी अधिकारियों ने जो भी उनके डाउट्स थे उसको अपना क्लियर किया है, और जो लाइसेंसी कुछ आए हुए थे उन्होंने भी अपने अपने जो विषय थे उसको क्लियर किया। जिले के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय मोहन भाई बेगड़ की पार्थिव देह का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। श्री बेगड़ का सोमवार को निधन हो गया था। मंगलवार को उनके निवास से उनकी शव यात्रा निकाली गई। इनमें बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। स्थानीय मोक्षधाम में उनके पुत्र चित्तरंजन बेगड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने मोहन भाई बेगड़ के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इन्होंने बालाघाट को भी उद्योग की ओर काफ़ी उसको मोड़ दिया। कितने वर्ष के हो चुके थे ये? वो 81 साल के थे और कुछ सालों से तो बीमार थे, लगभग 4 सालों से ऐसा कुछ बीमारी। हाँ, 3-4 सालों से थोड़ा सा वो थे। तो परिजन सब लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं जो समाज को कुछ दे के जाते हैं। आज कितने लोगों को उनकी वजह से काम मिल रहा है बालाघाट जिले में जी। इसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिले की ओर से, उनको मैं अपनी ओर से। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में नक्सलियों पर लगाम कसने के लिए समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी तरह बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने भी नक्सलियों की रोकथाम के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवा जो आरक्षक बनने की योग्यता रखते हों, उनकी पुलिस में भर्ती की जाए। इससे नक्सली समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। श्री सांघी ने नक्सलवाद के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की। सर, आपने नक्सली क्षेत्र के 300 युवाओं को आरक्षक बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। सर, कैसी क्या था सर ये, और क्या उद्देश्य को लेकर के आपने प्रस्ताव बनाया है? ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन की बहुत सारी विकास योजनाएं चल रही हैं, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड्स बनाई जाती हैं, अस्पताल खोले जाते हैं, और इसके अलावा पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता को जोड़ने का भी प्रयास करती है। और इसी तरह से एक प्रस्ताव यहाँ से अभी बनाया है जिसमें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी हमारे युवा हैं जो कि अहर्ता को पूरा करते हैं, तो उनको पुलिस में भर्ती के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिस पे ऊपर विचार चल रहा है। और इसमें यदि ये प्रस्ताव फलीभूत होता है तो निसंदेह नक्सल समस्या जो है उससे काफ़ी हद तक उसमें कमी आने की संभावना है। इसमें कौन से गाँव को कौन से किया जाएगा? ये एक हम लोगों ने जहाँ पे पहले कुछ घटनाएं हुई हैं और जहाँ पे इनका मूवमेंट ज़्यादा रहता है उस आधार पे लिया है, पर लगभग जो ये सभी को मालूम ही है, जो हमारा लांजी अनुभाग है, बैहर अनुभाग है, राजस्व अनुभाग है, यहीं पे ये समस्या ज़्यादा रहती है। तो अभी इस पे भी विचार ऊपर चल रहा है कि किन एरियाज़ को इसमें लिया जाएगा, क्या योग्यताएं रहेंगी, पर एक जिसको बोलते हैं कि इसकी एक शुरुआत की है और इसमें गंभीरता से सभी स्तरों पे विचार चल रहा है। और यदि सब चीज़ें सही रहीं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्रस्ताव आ जाए। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत वारा स्थित वेयर हाउस में करंट लगने से ट्रक चालक घायल हो गया। गुना निवासी ट्रक चालक विवेक प्याज का ट्रक लेकर आया था और प्याज खाली करने के बाद ट्रक में चावल भरने वेयर हाउस पहुंचा था।
यहाँ वह एक लकड़ी के सहारे विद्युत तार ऊपर उठा रहा था, तभी करंट लगने से वह गिर गया। उसे सिविल अस्पताल लाया गया, वहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। मैं रमेश कनौजी, वहाँ का हमाल मजदूर। कैसे क्या घटना हो गई पूरी? प्याज की गाड़ी लेके आया था, ये खाली हो गई। उसके बाद अंदर चावल भरने के लिए जा रहे थे तो तिरपाल के ऊपर खड़ा होकर तिरपाल कस रहा था। सामने वेयर हाउस के सामने तार झूल रहे 11,000 kV वाट वाले, उसको पकड़ के थोड़ा डंडे से ऐसा किया तो स्पार्किंग हो गई, ये वहीं गिर गया और लाइट गोल भी हो गई और ये गिर गया। उसको नीचे उतारे और यहाँ पे लेके आए हम लोग। तो कैसे क्या गाड़ी फंसी थी? तारों में फंसी थी क्या नीचे गड्ढे में? नीचे से जा रही थी, उनका तिरपाल बांध रहे थे ये ऊपर खड़े होकर। तो ऊपर से 11,000 kV वाट का जो भी है वायर का वह खुला वाला, उस पर वो उसको ऐसा थोड़ा डंडे से ऐसा करके एक बार क्रॉस हो रहा था वो, तो स्पार्किंग हो गई और वो गिर गया वहीं पे। बहुत बड़ा धमाका टाइप का हुआ ऐसा और लाइट भी गोल हो गई। करंट लग गया? करंट लग गया उसको। ये अपने प्याज कहाँ खाली करे थे? ये मंडियों में अपने वेयर हाउस में सोसाइटी के को वितरण करने के लिए ये लोग वहाँ से लेके आए बाहर से। इंदौर कहाँ से लेके आए ये नहीं मालूम मुझे, पर खाली हुई होकर ये अंदर वहीं खाली करे अंदर वेयर हाउस में? नहीं, बाहर से खाली किए और अंदर जा रहा था चावल भरने के लिए। अगर तब अंदर ट्रक ले जाते समय बांधते समय तिरपाल बांधते समय ऊपर थोड़ा सा झूला हुआ था, उसने ऐसा हटाया है तो उसको करंट लग गया वहाँ पर और लाइट भी गोल हो गया, कुछ स्पार्किंग टाइप की हो गई वहाँ पर। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने बोले कुछ नहीं होता, बच जाएंगे। बच जाएगी? कैसी क्या हालत है सर? उनको बिजली का करंट लगा था और करंट लगने के बाद जब यहाँ लाया गया तो उनकी श्वसन गति काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी तेज़ी से सांस ले रहे थे और हृदय की गति भी काफ़ी तेज़ थी। तब ये उपचार किया गया है, स्थिति पहले से अच्छी है और ये है कि वे ठीक हो जाएंगे। फिर भी अभी ऑब्जर्वेशन में इसको रखा गया है। कोई गंभीर बात तो नहीं है सर? पर अभी तो नहीं है, अभी हमारे सतत निगरानी में रखे हुए हैं और देखते जा रहे हैं। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में 20 जून को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तहसीलदार महेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस जन सुनवाई में 14 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इन लोगों की समस्याएं सुनने के बाद तहसीलदार श्री पटेल ने जल्द ही इन लोगों की समस्या का समाधान करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। नगरपालिका परिषद बालाघाट के विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा साधन के रूप में हेलमेट का वितरण किया गया। यह वितरण नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया। नगरपालिका बालाघाट। सर, आज जो एक और कुछ सामग्री वितरित की गई है, किनको दिया गया और क्या मंशा को लेकर के दी गई? नहीं, हमारे कर्मचारियों को लगभग सभी विभागों में कहीं टोपी, गमछे, ड्रेस, ये सब चीज़ें नगरपालिका वितरित करती है। इस साल भी उसी कड़ी में हम आज विद्युत शाखा के कर्मचारियों को टोपी वितरित करेंगे और हेलमेट, और भविष्य में उनको ग्लोव्स और जैकेट भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये लाइट का काम बरसात में करते हैं, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज़ें जरूरी है। सर, कितने वितरित किए गए हैं? हमारे लगभग 10-15 कर्मचारी हैं। मॉल नगरी भरवेली में गंदगी से लोग परेशान हैं। यहाँ के हर चौक, चौराहे, बस स्टैंड, बाजार, मस्जिद के आसपास सहित सभी जगह साफ सफाई का अभाव देखा जा रहा है। यहाँ जहाँ तहाँ फैली गंदगी से लोग भारी परेशान हैं। यहाँ भरवेली पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है हमारे क्षेत्र की इधर, और मुख्यालय से लगी हुई पंचायत। उसके बाद भी यहाँ पर जो व्यवस्थाओं का जो लेके देख रहे हो आप, गंदगी शहर के अंदर है ना। पंचायत ये सफाई को लेके कोई गंभीरता दिखा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूकता आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और आप देखो ये रोड के किनारे गंदगी देखो। यहाँ पर ना तो ट्रैक्टर है, ना सफाई यान है, ना कोई कर्मचारी है। आप मार्केट के अंदर जाके देखो, वहाँ पर भी ऐसी गंदगी का आलम है। नसीम मूसा। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं। अच्छा, ये गंदगी कब से फैली हुई है आपको? तो काफ़ी समय से फैली हुई है। यहाँ के हमारे पंच साहब जो वार्ड नंबर 10 के हैं,
तो उनको हमने बोले तो उन्हें कई बार साफ़ करा है, पर यहाँ के दुकानदार लोग यहीं पर लाके फेंकते हैं। जैसे यहाँ पर अपना होटल का भी पूरा कचरा इधर ही आता है, डेयरी का भी कचरा इधर ही आता है। हम बहुत बार बोल चुके हैं और वो साफ़ भी करवाए हैं। पंच महोदय हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सफाई करवाते हैं। अभी कितने दिनों से नहीं उठ पाया ये? लगभग हो गया है 20-25 दिन हो गया है। इधर का तो साफ़ हो जाता है, उधर भी वहीं के मोहल्ले वाले पूरे सामने लाके पे। क्या परेशानी हो रही है? यहाँ का गंदगी है, पूरा हवा आती है, तूफान अभी चल रहा है तो सीधे घर पे जाता है पूरा कचरा। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? इसकी सफाई, यहाँ पर एक कूड़ादान होना चाहिए जिसमें सभी लोग लाके कचरा फेंकें और हर हफ्ते उस कचरे को बाहर ले जाके फेंकाया। इस बारे में ग्राम पंचायत के उप सरपंच मोबिन खान ने कहा कि जल्द ही कचरे का उठाव किया जाएगा। एक्चुअली ये हुआ था अभी कि सरपंच संघ के जितने भी सरपंच लोग थे संपूर्ण जिले में और मध्य प्रदेश में, उन लोगों की हड़ताल चल रही थी, जिस कारण से मजदूरी भुगतान नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने चार्ज लिया, एक्सपेसिमेंट के साइन जाती है नियमानुसार, वो एक्सपेसिमेंट के लिए साइन गई। उसके बाद मीटिंग कॉल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण आज जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं, ये मजदूरों का नहीं आने का कारण था। जो हमारे नियमित सफाई कर्मचारी है उन लोग नियमित रूप से नहीं आए, जिसके कारण ये गंदगी का आलम आप। ग्राम पंचायत बड़ी कुम्हारी में मामूली विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसकी गोंदिया में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक 35 वर्षीय अजय नकपुरे उर्फ भूरिया बताया जा रहा है, जिन्हें पड़ोस में रहने वाले उन्हीं के फूफा भाई गिरानी मोहारे ने हमला कर घायल कर दिया था। गोंदिया पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अजय के शव को परिजनों के हवाले कर दिया, जिनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने पड़ोसी आरोपी गिरानी मोहारे को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। तेज गति से चल रहा बस स्टैंड सीमेंट्रीकरण का कार्य पिछले 16 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके चलते यहां एक ओर बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण का कार्य ठप पड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर फुटकर विक्रेताओं ने सीमेंट्रीकरण पर हाथ ठेले जमाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही बस स्टैंड की व्यवस्था एक बार उथल पुथल नजर आ रही है, जिसके चलते यात्रियों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड की चरमराई हुई व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने चर्चा के दौरान बताया कि पूर्व में किए गए सीमेंट्रीकरण के बेस को पकाने के लिए 21 दिनों के लिए खाली छोड़ा गया है और 2 दिनों बाद एक बार फिर से कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बसों की अव्यवस्था को लेकर की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि बसों के रखरखाव व उनकी मरम्मत के लिए पुराने बस डिपो में बसों की व्यवस्था कराकर यातायात को सुचारू किया जाएगा। आज 16 दिन हो गए हैं, बस स्टैंड का काम रुका हुआ है, क्या वजह से रुका हुआ है सर? अभी भी अधूरी पड़ी हुई है? नहीं, बस स्टैंड का काम रुका नहीं है। बस स्टैंड में क्या हुआ है, वो जो फ्लोरिंग हुई है उसको 21 दिन तक पकने के लिए उस कारण से उसको रोका गया है। अगर मान लो हम इधर से खोल देते तो बसें आना जाना चालू होगी, कच्चे में वो बना हुआ बेस हमारा टूट जाएगा, इसलिए काम रुके। अब कल परसों में उसकी डेट समाप्त हो जाएगी तो हम इधर से यातायात खोल देंगे और उस साइड से काम करना चालू कर देंगे। और दूसरी बात, गिट्टे सैंड अभी इसकी भी मारामारी चल रही थी, थोड़ा इस कारण दिक्कत थी। तो हमने बोले कि 10 तारीख को मानसून आने वाला है तो थोड़ा रोक करके अब मानसून आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, तो अब हम उस साइड से काम चालू करेंगे किला मुखिया तरफ से और उस साइड की रोड को पूरा कंप्लीट कर देंगे। सर ये भी देखा गया है कि अधिकतर बसें वहीं पे धुली जाती है, बस स्टैंड में काफ़ी गंदगी भी आती है, मिट्टी भी आता है। सर इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे गंदगी रोकने के लिए? इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं बसें धोने का और बसों को रखने के लिए और बसों को मरम्मत करने के लिए। हम जो पुराना जो डिपो था वहाँ पर एक वो बना रहे केंद्र कि वहीं पे बसें रहेंगी, वहीं धुलेगी, वहीं से निकल के आएगी। यहाँ पे अब किसी प्रकार से धुलने का और रिपेयरिंग का काम यहाँ नहीं होगा। माह रमजान का 24वां रोजा मंगलवार को मुकम्मल हुआ। इस 24वें रोजे पर पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी द्वारा ढीमरटोला में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। इस रोजा अफ्तार में बड़ी संख्या में रोजादार पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं अनेक कांग्रेसी नेताओं ने भी रोजा अफ्तार में हिस्सा लिया। दो प्लेट एक्स्ट्रा इधर राहुल
भैया बताएं 24वां रोज़ा था, किस प्रकार से आज रोज़ा इफ्तार किया गया और जो मतलब जो कौमी एकता की जो मिसाल दी गई आपके द्वारा? रमज़ान के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज 24वें रोज़े में हमारे द्वारा यहाँ पे हम सबने मिलकर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और खुशहाल रहे और पूरे देश में अच्छी बारिश हो, जिससे पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़े। बताएं भैया, रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, किस प्रकार की आम जनता से अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले रमज़ान के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। हमारे सब बड़े भाई भीम भैया बैठे हैं, विजय भैया हैं, अनिल भैया हैं, यासीन भाई, शफकत भाई, विशाल भाई, डॉक्टर अंकित जी, और ये परंपरा तो शुरू से ही चली आ रही है लगभग अनिल भाई की तरफ से कि वो हर कार्यक्रम बहुत ही सादगी से, बहुत उत्साह से और कोई जात पात को देख के नहीं, धर्म से उठकर ये कार्यक्रम करवाते रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है और सबसे यही आग्रह है। खैरी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में घायल हुई महिला सोनिया 13 दिन के इलाज के बाद आज स्वस्थ होकर आयुष्मान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। आपको बता दें कि इस महिला का सारा इलाज आयुष्मान हॉस्पिटल में निःशुल्क किया गया। वहीं डिस्चार्ज के दौरान मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। इस संबंध में सोनिया का कहना है कि उन्हें जीवन डॉक्टर शरणागत की वजह से मिल पाया है। आपका नाम? सोनिया करिया। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इतने बड़े हादसे से गुजर के आई हूँ कि मुझे खुद को ये यकीन नहीं था कि मैं जी पाऊँगी कि नहीं। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं मैं ख़त्म हो चुकी हूँ करके। मैं जब वहाँ से बाहर निकली तो बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह थी। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया जीवन मिला और डॉक्टर शरणागत सर की वजह से आज मैं ये ज़िंदगी देख रही हूँ। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है जो मेरी पूरी तरीके से सेवा की है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या इलाज निःशुल्क हुआ या? जी बिल्कुल, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लगे। और जो प्रशासन से कुछ और सहायता जो मिलना था वो मिली आपको? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक शादीशुदा हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मजदूरी की मैंने कुछ दिन, फिर मुझे अचानक से वहाँ पता चला कि वहाँ टेम्पररी काम चलता है, तो मैंने वहाँ भी जॉब की। इतना बड़ा हादसे से गुजर चुकी है। और प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दी जाए। मैं क्या करूँगी? अपनी माँ के सहारे में रहती हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? जब मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पे लेके आया था, उसकी हालत इतनी गंभीर थी, मुझे लग नहीं रहा था कि सर उसे एडमिट लेंगे, लेकिन सर ने मानवता के खातिर उसे एडमिट लिया और उसको तुरंत इलाज शुरू किया है। इसलिए आज वो डिस्चार्ज होके जा रही है। डॉक्टर शरणागत सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार डॉक्टर साहब का आभारी रहेगा और यहाँ के पूरे स्टाफ का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उसकी बहुत सेवा की, बहुत देखभाल की। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज घर जा रही है और शासन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद दूँगा। वो भी समय समय पे आके देखते गए, मिल के गए जाते हैं उनसे। और इतने भी हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, उन्होंने भी आके उसकी देखभाल हालचाल पूछा, उसका भी मैं धन्यवाद। वहीं डॉक्टर शरणागत ने कहा कि पीड़िता को स्वास्थ्य देकर वह बहुत खुश है। ये पेशेंट मेरे लिए काफ़ी क्रिटिकल केस है और चूँकि इसको 7 तारीख को लगभग दिन के 5 बजे हमने इसको भर्ती किया था। उस समय इसको देख के ऐसा लगता था कि ये पेशेंट का बचना संभव है कि नहीं, लेकिन अथक प्रयास दवाइयों के मार्फत इसको हमने बचाया। और आज सुबह से हमारे पीछे से रट लगा के रखी है कि सर मुझे छुट्टी कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज कंडीशन भी छुट्टी लायक है। हम समझते हैं कि इसको छुट्टी करना, डिस्चार्ज करना उचित रहेगा। ऐसे पेशेंट जो भी रहते हैं वो टॉक्सिक इनहेलेशन ऑफ लंग, फेफड़ों के मरीज रहते हैं जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंस फेफड़ों में जमा हो जाता है। पेशेंट अच्छा रहता है पर अचानक
कभी कभी वो टॉक्सिक एजेंट जो रहते हैं अचानक एम्बोलाइजेशन करते हैं, तो पेशेंट बात करते करते अचानक चला जाता है, वो इसका एक लेट कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे भिलाई के केस में हमने देखा, एक पेशेंट अचानक सुबह अच्छा था, शाम को जो एक्सपायर हुआ, उसका रीजन ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। और इसी चीज़ को हमने शुरू से मद्देनज़र रखा, क्योंकि जब ये भर्ती हुई थी उस समय इसका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स बहुत फास्ट थी, शॉक की पोजीशन में था। दूसरा, लंग्स में बायलेटरल क्रैप्स थे जो पल्मोनरी कंजेशन को शो कर रहे थे। साथ ही इसका एसपीटी लेवल जो था लंग्स का वो 56% था। ऐसे पेशेंट जिसमें एसपीटी बहुत कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो पेशेंट लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। पेशेंट अच्छा खासा रहता है लेकिन लेटर स्टेज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चले जाते हैं, इस कारण सडन डेथ हो जाती है। तो उस चीज़ को हमने शुरू से अपने माइंड में रखा और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टाफ ने काफ़ी इसके लिए कोशिश की, सेवा की और सुबह शाम इसके पीछे लगे रहे। पेशेंट ने बहुत कोऑपरेट किया, उनके भाई जो है हेमंत ने काफ़ी कोऑपरेट किया और मैं समझता हूँ कि इस गरीब बच्ची को शासन के द्वारा कोई ना कोई ऐसी सहायता दी जाए, उसको नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये विडो है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जॉब कर रही थी वहाँ पे, तो ह्यूमन मैनकाइंड या इंसानियत के नाते इसको अगर जॉब मिलता है तो अच्छी बात रहेगी। दूसरी चीज़ है, हमने जितना भी इलाज किया अभी तक वो निःशुल्क है। ऐसे पेशेंट के लिए हम कोई किसी प्रकार का हमारे आईसीयू का शुल्क या किसी भी प्रकार का हमारे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को जिले में होगा योग अभ्यास। जिला मुख्यालय में विश्वविद्यालय मैदान में किया जाएगा योगाभ्यास। विस्फोट की घटनाएं टालने अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जबलपुर संभाग के तमाम अधिकारी हुए शामिल। नक्सली समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भेजा शासन को प्रस्ताव। नक्सली क्षेत्र के योग्य युवाओं की पुलिस में की जाए भर्ती। खैरी विस्फोट कांड में घायल सोनिया हुई स्वस्थ। 13 दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। बस स्टैंड में 16 दिन से बंद पड़ा है सीमेंटीकरण का कार्य, यात्रियों को हो रही परेशानी। मामूली विवाद पर एक व्यक्ति ने पड़ोसी को किया घायल, इलाज के दौरान हुई। और हाईटेक जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्या। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।